साथियों नमस्कार। मैं आपके समक्ष जीएसटी अधिनियम पर चर्चा करने के लिए फिर पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आपको इस लॉकडाउन पीरियड में घर पर रहकर सुरक्षित रहकर आप जो अपना राष्ट्रीय कर्तव्य निभा रहे हैं, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा में के प्रति गंभीर हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आज मैं जीएसटी एक्ट 2017 की सेक्शन 67 पर चर्चा करना चाहता हूँ। सेक्शन 67 शुरुआत होती है, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर हैज रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव क्या है, किस कारण से दिया गया? क्या अधिकारी ने एक आकलन किया कि वह फलाना करदाता टैक्स की चोरी में लिप्त है, या उसको सूचना मिली या उसकी जानकारी में आया, तो किसी भी अधिकारी को, किसी भी व्यापारी पर जो टैक्स कर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, सरकार को विकास में रेवेन्यू देके सहयोग दे रहा है, उसके ऊपर आपने रीजन टू बिलीव का लगा करके आपने इंस्पेक्शन शुरू कर दिया, सीवियर सर्च कार्रवाई शुरू कर दी। क्या रीजन टू बिलीव की व्यवस्था उचित है? फिर सेक्शन 67 का 10 जिसमें व्यवस्था दी गई है, तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का 2 के उपबंध जहां तक हो, इस धारा के अधीन तलाशी अभिग्रहण को इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे। उक्त संहिता का धारा 165 की उपधारा 5 में मजिस्ट्रेट शब्द जहाँ वह आता है के स्थान पर आयुक्त शब्द रख दिया गया है। कैसा विचित्र एक्ट का निर्माण किया गया है कि फिर मैं कहूँगा, करदाता जो अपना पैसा लगा करके, अपनी मेहनत करके, खून पसीना बहा करके व्यापार कर रहा है और व्यापार करके गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उस पर सीआरपीसी धारा लगाने का क्या औचित्य है? क्या वो अपराधी है? सोचने वाला विषय है कि सरकार ने ऐसा क्या देखा कि व्यापारी पर सर्च सीजर का अधिकार प्रदान करके अधिकारी को उस पर सीआरपीसी धारा लगाने का भी अधिकार दे दिया। ये व्यवस्था मतलब मैं क्या शब्द कहूँ, ये व्यवस्था उचित नहीं है। व्यापारी के सम्मान में, करदाता के सम्मान के लिए उचित नहीं है कि अब देखिए इनकम टैक्स में भी सर्च सीजर होते हैं कि वहाँ पे सीआरपीसी धारा लागू है, नहीं लागू है। व्यापारी टैक्स जनरेट कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो रेवेन्यू देश के विकास में काम आ रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि व्यापारी बिना वेतन का एक कर्मचारी के रूप में रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, फिर आपको हिसाब दे रहा है कि साहब मैंने आपके ब्याह पे इतना रेवेन्यू जनरेट किया, जिसको मैंने जमा किया, उस पर रीजन टू बिलीव मान करके आपने सीआरपीसी धारा लगा दी। ये किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। फिर अब दूसरी चीज़ अब देख लीजिए आप, जो रूल 139(3) में दिया हुआ है, कितना विचित्र प्रावधान है। आप स्वयं सोचें, जैसे अभी वेबिनार हुई थी 2 दिन पहले, हमारे एक विद्वान साथी, अग्रज में मानता हूँ उनको, बनारस के अधिवक्ता हैं,
श्री BN रॉय साहब ने भी प्रश्न बहुत ही जोरदार तरीके से उठाया था वेबिनार में कि एक अपराध के लिए कितनी सजा मिलनी चाहिए। मान लीजिए एक व्यापारी पे सामान आया, किसी परिस्थिति में वो उस सामान की एंट्री नहीं कर पाया, स्टॉक में शामिल नहीं कर पाया, कोई भी कारण हो सकता है, उसके घर में बीमारी हारी हो गई हो, दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, बाजार बंद हो सकता है, बाढ़ आ सकती है, पानी पड़ सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है। वो अधिकारी को सूचना हो गई सब, और अधिकारी रीजन टू बिलीव में उसके छापा मारा और एक्सेस स्टॉक मिला, उस स्टॉक को जब्त कर लिया। जब्त करके उसकी वैल्यूएशन भी अधिकारी करेगा, व्यापारी नहीं करेगा। वैल्यूएशन करके उस पर निर्धारित टैक्स के आधार पर टैक्स लगा दिया, उस पेनल्टी लगा दी। मान लीजिए 2 लाख का माल था, 18% ग्रेड से माल टैक्सेशन था, उस पर कर देता थी, तो 36,000 रुपये टैक्स आरोपित कर दिया और 36,000 रुपये ही पेनल्टी लगा दी। मतलब 72,000 रुपये उसको जमा करने हैं। उसको सफाई का मौका नहीं मिला कि भाई माल कैसे आया, तो रीजन टू बिलीव है। उसके बाद में अधिकारी INS 1 INS 2 जारी करके उस माल को जब्त कर लेगा। मान लीजिए व्यापारी ने कैश जमा नहीं करके बैंक गारंटी दे दी। जब उस व्यापारी ने टैक्स जमा कर दिया या बैंक गारंटी दे दी, उसके बाद में जब्ती का प्रावधान क्यों? उसके भी ऊपर यह व्यवस्था है, CRPC लग सकती है। क्यों? कि व्यापारी अपराध कर रहा है क्या व्यापार करके? इस देश के अंदर बड़ी व्यवस्था जो है व्यापारियों के प्रति बहुत ही मतलब एक विचारणीय है और दयनीय मानता हूँ उसको मैं, कि व्यापारी व्यापार भी करे, डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स भी दे, इनडायरेक्ट टैक्स GST भी दे, उसके बाद वो जो है दोषी ठहराया जाए। विभाग के चक्कर काटे, अपील में चक्कर काटे, अपील से नहीं मामला सुधरे तो हाई कोर्ट चला जाए। मेरा तो मानना इतना है कि व्यापारी को अगर इन सब कामों उलझाएंगे तो व्यापार क्या करेगा? वो आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करे या आपके जो द्वारा खड़ी की जा रही परेशानियां उनको सुलझाए? और व्यापार कम हो गया तो अगले साल असेसमेंट में अधिकारी पूछता भाई पिछली साल तो रेवेन्यू आपने इतना दिया था, अब कम कैसे रह गया? मतलब ये भी एक दोष। फिर प्रश्न है कि इनकम टैक्स में भी मान लीजिए छापा पड़ा और एक्सेस स्टॉक निकला तो उसको सरेंडर कराते हैं, एस्टिमेटेड अमाउंट मानकर सरेंडर कराते हैं, ना कि गिरफ्तार करते हैं, ना कि एक्सेस जो स्टॉक निकला उसको जब्त करते हैं। GST में सब क्या व्यवस्था है कि मान लीजिए 6 महीने तक उसका निर्धारण नहीं हुआ तो उस स्टॉक को जब्त माना जाएगा, अभिग्रहित माना जाएगा। तब तक उस स्टॉक को छू नहीं सकता है, बिक्री नहीं कर सकता है, उसकी चौकीदारी करनी पड़ेगी। क्या मजाक है ये? क्या सोच के ये अधिनियम बनाया गया? हम तो ये सोच रहे थे कभी GST आ रहा है तो GST में अधिकारियों के साथ में, विभाग के साथ में व्यापारियों को हित की रक्षा की जाएगी, व्यापारियों को व्यापार करने की खुली छूट दी जाएगी कि आप व्यापार करिए और रेवेन्यू दीजिए और मस्त रहिए। लेकिन सेक्शन पढ़कर तो हमें ऐसा लगता नहीं है कि GST में व्यापारी मस्त रह सकता है। उसकी एक ही ड्यूटी है कि वो टैक्स दे, सारी कंप्लाइंस करे, और यदि छापा पड़ गया, सर्च एंड सीजर हो गया तो उसका दोष का भागी बने और उस पर CRPC भी लग सकती है, लगेगी और गिरफ्तार भी होगा। तो मेरा इतना विश्वास है, कह सकता हूँ कि अगर यही हालत रही और व्यापारी की गिरफ्तारी चालू हो गई तो व्यापारी व्यापार बंद करके नौकरी करना पसंद करेगा, ना कि व्यापार करना पसंद करेगा। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि
प्रत्येक व्यापारी संगठन, अधिवक्ता संघ इसका पुरजोर विरोध करे, इस प्रावधान का पुरजोर विरोध करे। सेक्शन 67 से सीआरपीसी धारा सेक्शन को जो नियम लगाया गया है, कानून लगाया गया, उसको हटाने के लिए मांग करे। ये मेरा आप सभी से अनुरोध है और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे इस संदेश को, मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, जिससे ये संदेश सरकार तक पहुंचे और इसमें सुधार हो सके। इसके साथ ही आपका साथी पराग सिंघल, आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर सकते हैं, कुछ चर्चा करनी हो तो फोन मिला सकते हैं। मेरा नंबर है 9410664214। पुनः नोट कर लें, 9410664214। पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा नए विषय के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार।